तो पहली न्यूज़ है, सरकार ने 36 योजनाओं को मिलाकर शुरू की नई कृषि योजना। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एक विस्तृत विवरण देखें इसका। तो भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की। इसे 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब योजना का उद्देश्य देखते हैं। तो योजना का उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि क्षेत्र को मजबूत टिकाऊ बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना शुरू की गई। इसे 2025-26 ये तो ठीक है, तो देख लिया था अपन ने। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन को अपनाना और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ किसानों को कटाई के बाद भंडारण की सुविधाएं प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य है। फिर योजना की संरचना और कार्यान्वयन क्या है? तो योजनाओं का समावेशन, यह एक समेकित योजना है या फिर अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं को मिलाया गया है। इससे कार्य दोहराव कम होगा, संवेदनशील जिलों पर ध्यान दिया जा सकेगा। फिर बजट, योजना पर हर वर्ष 24,000 करोड़ खर्च होंगे। यह कुल 6 वर्षों तक चलेगी, यानी 1.44 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। फिर जिलों का चयन, योजना को देश के 100 जिलों में लागू किया जाएगा। चयनित जिले 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर होंगे। कम कृषि उत्पादकता है जहाँ पे, कम फसल चक्र तीव्रता है यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, कम ऋण वितरण स्तर है। फिर हर राज्य को कम से कम एक जिला अवश्य चुना जाएगा हर राज्य से। हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की संख्या वहाँ की शुद्ध कृषि भूमि और कृषि संचालन के आंकड़ों पर आधारित होगी। ठीक है, तो ये है, इसमें जो चयनित होंगे उनके 3 वो हैं संकेतक: कम कृषि उत्पादकता, कम फसल चक्र इंटेंसिटी और कम ऋण वितरण स्तर। अब योजनाओं के लाभ क्या हैं? किसानों को सीधी मदद मिलेगी। लगभग 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्हें लंबी और छोटी अवधि के लिए ऋण, भंडारण, सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच मिलेगी। फिर निजी क्षेत्र की भागीदारी, योजना में राज्य सरकार, स्थानीय पंचायत और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। इससे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। फिर कटाई के बाद सुविधाओं में सुधार, तो योजना के तहत भंडारण सुविधा, कोल्ड स्टोरेज, विपणन केंद्रों को विकसित किया जाएगा। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर, यह योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है, लेकिन इसका फोकस केवल कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर होगा। यह देश की पहली ऐसी योजना है जो केवल कृषि को केंद्र में रखकर चलाई जाएगी। ठीक है, तो बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो ये है, यह समाचार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हो रही जांच से जुड़ा हुआ है। तो सिंदूर पोस्ट को लेकर जांच का सामना कर रहे प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट ने दी लिखने की अनुमति। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिन पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 2 विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक जांच चल रही है, अपना लेखन कार्य जारी रख सकते हैं। वे शर्तें उन मामलों पर टिप्पणी न करें जो जांच के अधीन है। तो पृष्ठभूमि क्या है? प्रोफेसर महमूदाबाद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण 2 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें धार्मिक और संवेदनशील विषय पर उनके विचार व्यक्त किए गए थे। हरियाणा पुलिस की विशेष टीम एसआईटी इन मामलों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था प्रोफेसर को भाषण देने नहीं चाहिए, जिससे भ्रम पैदा हुआ कि क्या वह लेखन कार्य भी नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि महमूदाबाद को अपने लेखन जारी रखने का अधिकार है तब तक कि वे उन मामलों पर नहीं लिखेंगे जिन पर जांच चल रही है। फिर कोर्ट ने एसआईटी को भी यह कहा कि आपने उन्हें अपने पहले ही 4 बार बुलाया है, अब आपको व्यक्ति की नहीं डिक्शनरी की ज़रूरत है। फिर यह टिप्पणी कोर्ट ने जब की तब एसआईटी ने प्रोफेसर को फिर से बुलाने की अनुमति मांगी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 4 बार पेश हो चुके हैं प्रोफेसर महमूदाबाद एसआईटी के सामने पहले ही। फिर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी सौंप चुके हैं। विदेशी यात्राओं की जानकारी मांगी। प्रोफेसर के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने अपनी सीमाओं से बाहर जांच का दायरा बढ़ाया है, प्रोफेसर को विदेशी यात्राओं तक जानकारी मांग ली। फिर पोस्ट की गई ड्यूल मीनिंग जांच, तो पोस्ट की ड्यूल मीनिंग जांच क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह प्रोफेसर के 2 सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा की गहराई से जांच करे ताकि पता चल सके कि उनमें दोहरे अर्थ तो नहीं छिपे हैं जो उन्हें आपराधिक श्रेणी में ला सकते हैं।
तो निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक संवैधानिक संतुलन की मिसाल है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए कानूनी जांच को भी सीमाओं में रखा गया है। कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी लेखक या विचारक तब तक लेखन जारी रख सकता है जब तक कि वह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। बस यही है। फिर अगली न्यूज़ है कि भारत में पहली बार शुरू किए गए जनजाति जीनोम प्रोजेक्ट से संबंधित, जिसे गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। गुजरात ने भारत का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया। देश का पहला अनूठी प्रयास है। गुजरात ऐसा राज्य बन गया है जिसने केवल जनजाति समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण यानी सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय आबादी में मौजूद आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना, उनके लिए सटीक और वैयक्तिक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करना। शुरुआत कैसे हुई? इस परियोजना की घोषणा जनजातीय विकास मंत्री कुबर डिंडोर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई इसकी, ठीक है। इसे ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, ठीक है। क्या किया जाएगा? तो यह योजना के तहत गुजरात के 17 जिलों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के 2000 लोगों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। यह एक डाटाबेस, एक रेफरेंस जीनोम डाटाबेस के रूप में एकत्रित किया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट कौन चला रहा है? इस पूरी परियोजना को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका महत्व क्यों है? तो पहली बार किसी राज्य ने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जैविक शोध पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी किन आनुवंशिक कारणों से जनजातीय लोग विशिष्ट बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय और व्यक्तिगत बनाने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। तो बस ये निष्कर्ष क्या है? गुजरात का यह कदम वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण पहल है, जो न सिर्फ जनजातीय स्वास्थ्य सेवा में बेहतर बनाएगा, बल्कि आने वाले समय में देश भर में ऐसी योजनाओं के लिए मॉडल भी बन सकता है, ठीक है। फिर अगली न्यूज़ क्या है? तो एक न्यूज़ है परंपरा में रचे बसे कालियन की यात्रा। तो स्थान है कोझिकोड, केरल। फिर क्या है कालियान? तो कालियान एक पारंपरिक देव स्वरूप है, ट्रेडिशनल गॉडली फिगर है, जो केरल की लोक संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्हें रंग बिरंगे परिधान, घास पत्तियों, डरावने मास्क के साथ दर्शाया जाता है, जिससे यह एक अलौकिक और प्रभावशाली रूप में नजर आते हैं। कालियान की यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो मलयालम कैलेंडर की कर्किडीकम माह की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। यह महीना भारी बारिश और कई कठिनाइयों से जुड़ा माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार कालियान की उपस्थिति और यात्रा से इन कठिनाइयों और बुरे समय को टाला जा सकता है। अनुष्ठान और विश्वास, लोग कालियान की पूजा करते हैं और उन्हें अपने घरों और गांवों में आमंत्रित करते हैं। ज्वाला, रोशनी और संगीत के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होता है। यह परंपरा एक प्रकार की धार्मिक सांस्कृतिक शुद्धि प्रक्रिया है, जिससे बुरे समय से रक्षा हो सके और समृद्धि आए। फिर कर्कडीकम महीना क्या है? तो कर्कडीकम महीना मलयालम पंचांग का अंतिम महीना होता है, जो आमतौर पर जुलाई अगस्त में आता है। इसे रामायण मासम भी कहा जाता है, जिसमें लोग रामायण का पाठ करते हैं। यह महीना वर्षा, बीमारी और आर्थिक कठिनाई से जुड़ा माना जाता है, इसलिए धार्मिक उपाय और अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। तो बस यही है। फिर आगे चलें अपन। तो अगली न्यूज़ क्या है? सेफ हेवन नो मोर, यानी कि अब सुरक्षित स्थान नहीं रहे, के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा, विशेषकर शैक्षणिक संस्थान, कार्यस्थल में पर केंद्रित है। इसमें हालिया घटनाओं में आंकड़े के जरिए दर्शाया गया है कि जिन स्थानों को भी कभी सुरक्षित माना जाता था, अब वह और शोषण के केंद्र बनते जा रहे हैं। तो मुख्य विषय क्या है कि शैक्षणिक संस्थान और कार्यस्थल, जो पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थल माने जाते थे, वहाँ भी यौन उत्पीड़न, हिंसा और असुरक्षा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंसा की घटनाएं और उनकी गंभीरता। हाल ही में उड़ीसा की एक महिला कॉलेज छात्रा की कथित रूप से बलात्कार और हत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इससे पहले 2022 में दिल्ली की निर्भया जैसी घटनाओं ने देश को झकझोरा था, लेकिन उससे सीख लेकर संवेदनशीलता, सुरक्षा को लेकर कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है। प्रशासन और सिस्टम की विफलता। उड़ीसा की घटना में पीड़िता ने बार बार यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी शिक्षक, छात्र और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने शिकायतों को नज़रअंदाज किया है। लेख में कहा गया है कि जब संरक्षक ही शोषक बन जाए, तब न्याय की उम्मीद बेकार हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े 2022 में 4,45,256 अपराध महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। यौन उत्पीड़न
उत्पीड़न और छेड़खानी के मामलों में 2021 की तुलना में 13% की वृद्धि हुई है। 2022 में 33,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। समाज और सरकार से सवाल उठाता है, महिलाओं को उनके कार्यस्थल और शिक्षा संस्थानों में भी सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हमारा सिस्टम केवल मौत के बाद ही हरकत में आता है? फिर नैतिकता और जवाबदेहिता की कमी। लेख में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि संवेदनशीलता और जवाबदेहिता के पतन को भी दर्शाते हैं। समाज में यौन अपराधों के खिलाफ सख्त और संवेदनशील रवैया अपनाने की जरूरत है, बस यही है। फिर अगली न्यूज़ है तो यह लेख सम चीयर कुछ राहत शीर्षक के अंतर्गत भारत के हालिया व्यापार डेटा और उससे जुड़े सकारात्मक संकेतों की चर्चा करता है। तो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए भारत के व्यापार आंकड़ों में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे वृहद आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी राहत की भावना देखी गई है। क्या सकारात्मक रहा? तो व्यापार घाटा 69.3 बिलियन था, जो अब 68.3 बिलियन हो गया है। इसमें 1.4% की कमी आई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। फिर निर्यात में वृद्धि तो क्या है? कुल निर्यात 108 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.1% की वृद्धि है। फिर सेवाओं का निर्यात विशेष रूप से बेहतर रहा, जिससे व्यापार घाटे में कमी आई है। किन क्षेत्रों में चिंता है? भारत का कुल आयात 176 बिलियन रहा, जिसमें 3.8 की गिरावट दर्ज की। फिर यह गिरावट मुख्य रूप से तेल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात की कमी के कारण हुई है। ऊर्जा पर निर्भरता, कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है भारत। फिर इसके चलते लेख में कहा गया है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति में विविधता लाने की सख्त ज़रूरत है। सेक्टर वाइज डाटा देखें तो सेवाओं का निर्यात 84.2 बिलियन हो गया है, जो पिछले साल कितना था? 82.2 बिलियन। फिर सेवाओं का व्यापार अधिशेष 38.3 बिलियन है, जो मजबूत है। फिर माल निर्यात 108.5 बिलियन है और माल आयात है 176.8 बिलियन। ठीक है, तो बस ये है। फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सोने और कीमती धातु का आयात भी घटा है। भारत को चाहिए वह सिर्फ तेल और मोबाइल उपकरणों पर निर्भर न रहे और नवाचार और विविध उत्पाद और सेवाओं पर अधिक ध्यान दे। फिर द्विपक्षीय व्यापार समझौते और लाभ का भारत को बेहतर इस्तेमाल करना होगा। तो यही है लेख। अगले पे चलें तो एक है अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन थिंकिंग टू बिल्ड सिस्मिक रेजिलियंस। तो भूकंपीय लचीलापन के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। तो इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? 10 जुलाई 2025 को दिल्ली में 4.4 तीव्रता के भूकंप को चेतावनी के रूप में देखा गया है। यह झटका भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इसने राजधानी की इमारतों की भूकंपीय संवेदनशीलता को उजागर कर दिया। असुरक्षा और खतरा और भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की टेक्टोनिक प्लेट दुनिया की सबसे सक्रिय प्लेटों में से एक है। देश का उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप उच्च खतरे वाले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं, जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 में दिल्ली आता है। वहाँ 80% से अधिक इमारतें सेफ्टी कोड्स का पालन नहीं करती। भूकंप का खतरा और वैज्ञानिक संकेत। भारत का भूकंपीय जोखिम भारतीय प्लेट के यूरोशीय प्लेट के टकराने के कारण है, जो हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यह टकराव हिमालय को आकार दे रहा है और बड़े भूकंप की संभावना जताई जा रही है। एक और बड़े भूकंप की अनुमान है 8 तीव्रता या उससे अधिक तीव्रता का ग्रेटर हिमालयन अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, जिससे 30 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि 8 तीव्रता का। शहरीकरण और बढ़ते खतरे की तीव्रता। दिल्ली की तरह अन्य शहरों में अति शहरीकरण ने भूकंपीय खतरे को बढ़ा दिया है। कमजोर जमीन पर बनी इमारतें बिना कोड पालन के खतरे को कई गुना बढ़ा रही हैं। ठीक है, गरीब और घनी बस्तियां सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। भारत के लिए क्या जरूरी है? भूकंपीय कोड्स, सिस्मिक कोड का कड़ाई से पालन करना, खासकर पुराने भवनों को मजबूत करना, रेट्रोफिटिंग। ठीक है, नई इमारतों में स्टील जॉइंट्स, शॉक रेजिस्टेंस तकनीक का प्रयोग। फिर भुज दिल्ली अन्य संवेदनशील क्षेत्र में विशेष कदम, तो बाढ़ नियंत्रण, भूस्खलन प्रबंधन और अलगाव प्रणाली जैसे उपाय। फिर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट सिस्टम पहुंचाना होगा। जन जागरूकता, लोगों को भूकंप के प्रति संवेदनशील बनाना और रेस्क्यू टीम को प्रशिक्षित करना। फिर वैश्विक सीख क्या है? तो बैंकॉक जैसे शहरों में उन्नत सिस्मिक डिज़ाइन का उपयोग होता है, जहां 5000 से अधिक भवनों को रेट्रोफिट किया गया है। जापान, इंडोनेशिया और ग्रीस जैसे देशों की आपदा से निपटने की प्रणाली भारत के मॉडल हो सकती है।
निष्कर्ष क्या है, भारत को अगली बड़ी आपदा से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर भूकंप को लेकर संवाद और तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली का भूकंप चेतावनी है, हमें मजबूत नीतियाँ, सख्त निर्माण, मानक जागरूक नागरिक चाहिए। ठीक है, बस यही है। फिर अगली न्यूज़ क्या है, तो भारत ने अमेरिका को एक औपचारिक अनुरोध पत्र सौंपा जिसमें भारत में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संयुक्त उत्पादन की अनुमति मांग की गई है। यह कदम केंद्र की मेक इन इंडिया रक्षा उत्पाद पहल के तहत उठाया गया है। जेवलिन मिसाइल क्या है? जेवलिन एक प्रकार की तीसरी पीढ़ी की अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल टैंक और भारी बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने में सक्षम है। इसे कम वजन वाली और कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जिसे दुर्गम क्षेत्रों में सैनिक बिना ज़्यादा मेहनत के ले जा सकते हैं। भारत को क्यों ज़रूरत? भारत की सुरक्षा ज़रूरतें, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे सीमावर्ती खतरों को देखते हुए ऐसी मिसाइल की मांग तेजी से बढ़ी है। तो बस यही है। फिर आगे चलें अपन, संयुक्त उत्पादन का लाभ क्या होगा? भारत को स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक मिसाइलों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी, ऑपरेशनल तैयारी में बढ़ोतरी होगी, विदेशों पर निर्भरता घटेगी। फिर जेवलिन का निर्माण, जेवलिन को अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथॉन और लॉकहीड मार्टिन संयुक्त रूप से बनाती है। अब भारत इन कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। फिर आगे चलें, एक न्यूज़ है, भारत कि स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी को लेकर उपलब्धियों चुनौतियों पर केंद्रित। तो शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%। तो भारत की अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म नॉन फ्यूसल से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, कुल क्षमता लगभग 484 गीगावाट हो गई है, जो पेरिस समझौते एग्रीमेंट के तहत 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले हासिल कर ली गई है। चुनौती, तो बिजली आपूर्ति में हिस्सेदारी अभी भी कम। हालांकि स्थापित क्षमता 50% है, लेकिन वास्तविक आपूर्ति में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 30% है। इसके कारण इन स्रोतों की कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि इनकी उपलब्धता और उत्पादन क्षमता सीमित होती है, यह बता रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? यह बताता है कोई बिजली संयंत्र अपनी कुल क्षमता के मुकाबले वास्तव में कितनी बिजली पैदा कर रहा है। सोलर की होती है 20%, पवन की है 25 से 30 और कोयला और परमाणु की है 60 से 80। तो इनकी कुल क्षमता के मुकाबले वास्तव में कितनी एनर्जी। ठीक है, यानी सोलर और पवन संयंत्र कम समय के लिए बिजली पैदा करते हैं, जबकि कोयला और परमाणु संयंत्र अधिक समय तक स्थिर उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर 2024-25 की स्थिति क्या है? तो अप्रैल 2024-25 तक की अवधि में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से आपूर्ति में मामूली वृद्धि हुई है। 2015 में यह 17% थी, 2025 में 28% पर पहुंच चुकी है। सुझाव क्या है? बैटरी भंडारण, बैटरी स्टोरेज में सुधार करें ताकि जब सूरज और हवा ना हो तो बिजली मिल सके। फिर दूसरी है ग्रिड में लचीलापन ताकि विभिन्न स्रोतों से बिजली समायोजित की जा सके। फिर समय के अनुसार पहले निर्धारण, डिफरेंशियल प्राइसिंग अपनाएं। रात की बिजली कीमतें अलग हों, जैसे पहले टेलीफोन कॉल रेट का समय के अनुसार होता था। ठीक है, फिर कोयले पर निर्भरता, भारत अब भी कोयले पर भारी निर्भर है, जो बेस लोड निरंतर बिजली देता है। गर्मियों के दिन में के समय और सौर ऊर्जा से मांग हो जाती है, लेकिन शाम को फिर कोयले पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो ये दिक्कत है। फिर हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली, विशेषज्ञ मानते हैं सोलर, विंड और स्टोरेज को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम बनाना होगा जो 24 घंटे बिजली दे सके। फिर निष्कर्ष क्या है? भारत में स्थापित क्षमता में ऐतिहासिक लक्ष्य जरूर हासिल किया है, लेकिन वास्तविक उपयोग में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। इसके लिए नीति बदलाव, तकनीक सुधार और सिस्टम में लचीलापन लाना जरूरी है। फिर एक न्यूज़ है, एनसीईआरटी पुस्तक बताती है कि औपचारिक शक्तियों ने भारत की संपत्ति कैसे लूटी। नई एनसीईआरटी पुस्तक, तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक को शैक्षणिक वर्ष 25-26 में छात्रों के लिए पेश किया गया है। यह पुस्तक यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन के उपनिवेशवाद को इस रूप में वर्णित करती है कि उन्होंने भारत से धन को बाहर निकाला। ठीक है, पुस्तक की अध्याय एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड कहता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भारत के लिए एक शोषण का कारण, भारत से किए गए शोषण के कारण ही संभव हो सकी। भारत से धन चुराकर औद्योगिकरण की नींव रखी गई। भारत से संपत्ति की लूट वाक्यांश को अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट के हवाले से लिया गया है। ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत में शोषण और दोहन था। यह बात एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान के विभाग के करिकुलम हेड मिशेल
डैनिनो ने बताई है। उन्होंने पाठ्य पुस्तक में तथ्य दिए हैं कि वे प्रामाणिक हैं और शोध पर आधारित है। हालांकि कुछ लोग इतिहास को जानबूझकर गलत तरीके से समझते हैं और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यह भी जरूरी था कि उपनिवेश काल के काले पहलू को भी दिखाया जाए। इस पृष्ठ 20 पर विस्तार से बताया गया है। इसे पृष्ठ 20 पे उन्होंने कहा कि जो लोग साम्राज्यवादी युग को केवल प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों और ईसाई मिशन के रूप में देखते हैं, वे भारत के ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करते हैं। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन के समय भारत से कितनी संपत्ति निकाली गई, इसका अनुमान भारतीय अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक द्वारा 1765 से 1938 के बीच की अवधि में दिया गया है। इस अनुमान के अनुसार भारत से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति निकाली गई, जो भारत की जीडीपी का 13 गुना है। यह संपत्ति भारत में ही रहती तो इसका निवेश भारत के विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण में किया जा सकता था। फिर अध्याय में यह भी कहा गया है कि भारत को एक पिछड़े देश के रूप में चित्रित किया गया, जिससे पश्चिमी सभ्यता प्रदान करनी थी। लेकिन सच तो है, आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, रेलवे, संचार को केवल उपहार के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये सब भारत के संसाधनों की लूट से संभव हुआ था। फिर चौथे अध्याय में विलियम डगवी के उदाहरण को भी शामिल किया गया है, जिसमें लिखा है, आधुनिक इंग्लैंड भारत की संपत्ति से बना है। भारत की संपत्ति को हमेशा ताकत और चालाकी से छीन लिया गया। एनसीईआरटी अधिकारी ने कहा, हमने यह भी दिखाया है कि किस तरह भारत की स्वदेशी उद्योग प्रणाली और शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया गया। आम भारतीयों से लेकर ब्रिटेन ने रेलवे और टेलीग्राफ जैसे तंत्रों का विकास किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने यह भी बताया कि भारत को खोलना व्यापार के नाम पर वास्तव में यूरोप के आर्थिक हितों के लिए किया गया था। फिर मराठों पर अध्याय तो नहीं, एनसीईआरटी पुस्तक में मराठों पर भी अध्याय है, जिसमें बताया गया कि उन्होंने मुगलों के पतन के बाद लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। पुस्तक में लिखा, 18वीं सदी के मुगलों के पतन के बाद मराठों ने सत्ता संभाली। इस काल को मराठा काल कहा जाता है। यह भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर सरकार डंपिंग, अगली न्यूज़ है क्या, सरकार डंपिंग और आयात उछाल में कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले निदेशालय ने पिछले महीने 12 देशों या समूह से आने वाली 8 अलग अलग उत्पाद श्रेणियों पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की। विस्तार से देखें तो वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT और व्यापार उपाय महानिदेशालय जैसे विभिन्न विभागों का उपयोग करके आयात में अचानक वृद्धि और डंपिंग पर नियंत्रण शुरू कर दिया है। इसके कारण भारत के व्यापारिक साझेदारों द्वारा अपनाई जा रही अनुचित व्यापारिक प्रथाएं इसका कारण। फिर सरकार अन्य मंत्रालयों के साथ भी समन्वय कर रही है ताकि सभी स्तर पर निगरानी की जा सके। तो बस यही है। फिर एक न्यूज़ है अगली, हाँ बस यही है। तो ये डंपिंग और एंटी डंपिंग वाली सबसे बड़ी। तो DGTR ने क्या किया है, DGTR ने जून 2025 में 8 उत्पादों पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, जो कुल 12 देश या समूह से भारत में आयात हो रहे हैं। इन देशों में चीन, थाईलैंड, वियतनाम, कुवैत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, UAE, ये सब है। वाणिज्य तो अब क्या कहते हैं, फिर क्या है, आगे चलें तो डंपिंग क्या है। डंपिंग का अर्थ होता है किसी वस्तु को घरेलू बाजार से कम कीमत पर, जैसे भारत जैसे देश में बेचना, ताकि वहाँ के बाजार को प्रभावित किया जा सके। ठीक है, बस यही है। तो अंडर वॉच बॉक्स का अनुवाद। तो वाणिज्य मंत्रालय ने सभी वस्तुओं के आयात पर निगरानी शुरू की है। अन्य मंत्रालयों के साथ यह डाटा साझा कर रहा है। DGFT ने पिछले महीने प्लेटिनियम, रोडियम और इरिडियम के आयात को तब प्रतिबंधित किया जब वे 1% से अधिक सोना मिला हुआ पाया गया। ठीक है, फिर इन धातुओं को मिश्र धातु के रूप में दिखाकर सस्ता दर पाने की कोशिश की गई। DGTR ने चीन से आने वाले औद्योगिक रसायनों के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। बस यही है न्यूज़ इसमें तो।